कहानी की शुरुआत में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड यू शेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेस्टी से ही फ़ोन पे बात कर रही थी। उसने अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेना था, जो कि एक ठगी किस्म का बंदा था, और अपनी बेस्टी को ही भेजा होता है कि काम अच्छे से हो जाना चाहिए। ये पूछती है कि उसने किस किस्म की ड्रेसिंग की होगी, तो वो बता देती है कि ग्रे सूट में होगा और ब्लैक ही टी शर्ट पहनी होगी। अब अपने ही सामने से एक लड़के को आते हुए देख के समझती है कि शायद यही है मेरी बेस्टी का ठगी बॉयफ्रेंड। फ़ौरन से ही जाके उसकी अच्छे से दुर्गत बना देती है और वहाँ से भाग भी गई थी। अब यही लड़का था हमारे ड्रामे का मेन लीड, जिसका नाम है चीजेंग। अब इसे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। अपने असिस्टेंट से कह देता है कि ये जो कोई भी लड़की थी ना, इसका पता चलाओ, अपना रिवेंज तो मैं लेके रहूँगा। इसकी आखिर को मेरी ऐसी हालत बनाने की हिम्मत हुई तो हुई भी कैसे, जल्दी से पता करा के फिर मुझे बता देना। अगले ही दिन बड़े जोश से अपनी बेस्टी को बता रही थी कि कल मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जो बदला लिया है ना, उसके बाद वो कभी भी कोई लड़की पटा ही नहीं पाएगा। अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है कि इसका बॉयफ्रेंड तो बड़े मज़े से किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, तो ये कह देती है कि ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड, इसी के ही कल तुमने कुट लगाई थी ना। उसे देखते एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या ये था तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ओह नो, लगता है कि मैंने शायद किसी और को ही गलती से मार दिया है। अगर उसे पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं है। अब अचानक जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि वही वाला लड़का इस कंपनी में भी आ गया, अपनी बेस्टी का हाथ पकड़ के वहाँ से भागी गई थी। असिस्टेंट इसे सीसीटीवी कैमरा की वीडियो ही दिखा रहा था कि इस लड़की का सही से फेस नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन थी। ये भी कह देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, जब पता चल जाए तो मुझे बता देना। आज इनकी कंपनी में न्यू बॉस आने वाले थे। अब जैसे इसकी नज़र असिस्टेंट और उसके पीछे आते हुए इनके न्यू बॉस पे पड़ती है, तो बस इस बेचारी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी जाती हैं और अपनी बेस्टी से कहने लगी थी कि ओह नो, यही वो वाला बंदा है जिसकी कि मैंने आज दुर्गत बनाई थी। अब क्या करूँ। इसे सनग्लासेस मिलती हैं तो वो पहन लेती है, साथ ही साथ एक फेस मास्क भी इसने चढ़ा ही लिया था। अब हमारा हीरो नोट करता है कि ये लड़की तो अलग सी बैठी हुई है, इसने यहाँ पे सनग्लासेस आज मास्क क्यों लगाया हुआ है। इसे खड़ा होके इस सारी बात का बताने को ही बोलने लगा था। अब फ़ौरन से ही इसकी बेस्टी खड़ी हो जाती है, जिसका नाम क्या है शाओ शाओ। यही कहने लगी थी कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब इसके वाला वायरस किसको लग ना जाए, इस वजह से इसने मास्क पहना हुआ है। बाकी रही सनग्लासेस की बात, अभी अभी ही इसकी आइज़ का ऑपरेट हुआ है, तो बस डॉक्टर ने इसे सनग्लासेस पहन के ही रखने को बोला हुआ था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ही हमारा हीरो तो वाकई इनकी बातों में आ जाता है। आज के दिन तो उसने स्पेशली से छुट्टी दे दी थी कि अगर तुम इल हो तो जाओ जाके रेस्ट करो। ये भी थैंक यू बोल के वहाँ से भागी जाती है। नेक्स्ट सीन में ही दोनों फ्रेंड्स को घर में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। ये तो यही कह रही थी कि वो हमारे न्यू बॉस हैं, कल को मेरी उनसे टक्कर हो भी जाती है तो मेरा क्या बनेगा। ये ना हो कि वो मुझे जॉब से ही फायर कर दे। ये बेचारी गांव से ही यहाँ पे जॉब करने के लिए शहर में ठहरी हुई थी। मॉम तो इसकी गांव में ही रहती हैं, इसलिए सारे एक्सपेंसेस इसे खुद ही भरने पड़ते हैं। अभी नहीं चाहती थी कि मेरी जॉब यहाँ से चली जाए। वेल इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कभी भी तुम दोनों मिलोगे ही नहीं। ये भी कह देती है हाँ वैसे भी वो किसी और डिपार्टमेंट से और हम किसी और से, वो भला वहाँ कहाँ आ सकते हैं। अगले ही दिन सुबह ही सुबह कंपनी पहुँची होती है, ऑफिस की टाइमिंग से भी 2 घंटे पहले, कि अब तो पक्का पक्का बॉस तो इधर होंगे ही नहीं। लेकिन अचानक ही लिफ्ट में चीज़ें को देख के इस बेचारी की तो हालत ख़राब ही हो गई थी। वो इसे कह रहे थे कि लिफ्ट में आना चाहती हो तो आ सकती हो, लेकिन ये मना कर रही होती है। अब हमारा हीरो भी कह देते हैं कि हम तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो, आ जाओ। ये भी लिफ्ट में फिर फाइनली आ ही गई थी। अब यहाँ पे ही असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें उस लड़की का कोई पता चला जिसने कि मेरी वो हालत की थी। वो कह देता है कि नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई पता नहीं चल रहा है। ये भी कह देता है कि जब पता चल जाए तो मुझे हर हाल में तुमने बताना है, उससे तो मैं 100 मिलियन पैसे ही लेके रहूँगा। अब ये सारी बातें सुनते ही ये तो फुर हो जाती है और अपनी फ्रेंड को आकर बता देती है कि मैं इतने सारे पैसों का अरेंज कैसे करूँगी, तुम ही बताओ। इसकी फ्रेंड ने पहले से ही पैसों का अरेंज करके ही रखा हुआ था। इसे एक पोस्टर दिखा के कहती है कि ये देखो, इन ग्रैंडमा को अपने पोते के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड डेट पे ही तो जाना है। सो क्या तुम चली जाओगी? पता है अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे।
खैर ये भी सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। दूसरी तरफ ये असिस्टेंट अपने बॉस को बता रहा था कि ग्रैंडमा ने आपकी ब्लाइंड डेट का अरेंज करने के लिए बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह छपवा दिए हैं। अब तभी ऊपर से ग्रैंडमा की एंट्री हो जाती है जो कि कह रही थी कि तुम्हें हर हाल में ब्लाइंड डेट पे जाना है, अगर ना गए ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेल वो तो यही चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये शादी कर ले और मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को भी देख सकूं। वेल ये ऐसा करना नहीं चाहता था, यही कह देता है कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ इसलिए कि मेरे पास फिर टाइम नहीं रहता है। वेल ग्रैंडमा तो फिर ज़िद किए जा रही होती हैं, इवन कि ये भी कह देती है कि कहीं तुम अपने असिस्टेंट के साथ तो ये रिलेशनशिप में नहीं हो। ये सुन के दोनों ही कह देते हैं कि कैसी बातें कर रही हैं ग्रैंडमा। अभी भी अपनी मीटिंग में जाने का बहाना करके असिस्टेंट को लेता हुआ वहाँ से भाग ही गया था। वेल मीटिंग तो कोई ख़ास थी नहीं तो इसलिए कह देता है कि वो जो राइटिंग डिपार्टमेंट है ना, मुझे वहाँ पे लेके जाओ अर्जेंटली, क्यों ना उनसे ये मीटिंग कर ली जाए। अब मीटिंग में जाते हुए इसका कार्ड नीचे गिर गया था, मीन के एम्प्लॉय कार्ड, उसी पर नज़र पड़ जाती है चीजेंग की। वेल वो अब पूछने लगता है कि ये कार्ड किसका है, यूशेंग कौन है। ये तो बॉस को देखते ही चुप गई थी। उसकी बेस्टी कह देती है कि वो अभी अभी वॉशरूम गई है तो आप उसका कार्ड मुझे थमा दे। वेल उस कार्ड पे तो इसने ऑलरेडी एक स्टिकर लगा के रखा हुआ था तो इस तरह से उसे पहचान नहीं होती है कि यूशेंग कौन है। अब ये बेचारी तो नीचे बैठी यही विश कर रही होती है कि काश बॉस यहाँ से चले जाए। चीजिंग यहाँ से कहाँ जाने वाला था, वो खुद ग्रैंडमा के चक्कर से भागा हुआ था, इसलिए फौरन से चेयर पे आके बैठ जाता है। ये बेचारी जो वक्त यहाँ पे वो बैठा रहता है इसे टेबल के नीचे ही गुजारनी पड़ गई थी। घर पे आके इसकी बेस्ट फ्रेंड तो यही कह रही होती है कि देखो यही बेहतर रहेगा कि तुम ब्लाइंड डेट पे चली जाओ, वैसे भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, बॉस को पकड़ा देना, इसमें क्या ही बड़ी बात है, इस तरह से तुम्हारी जान छूट जाएगी ना, बस पैसे ही तो है। अब यहाँ पे हमें इतना भी पता चलता है कि 7 साल हो चुके हैं ये एक लड़के को पसंद करती थी। अपनी फीलिंग्स तो खैर इसने उससे कन्फेस नहीं की हैं, यही चाहती है कि फ्यूचर में मैं उसके साथ ही रिलेशनशिप में आऊँ। अब शाओ शाओ कह देती है कि ऐसी भी क्या बात है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ब्लाइंड डेट पे ही तो जाना, हो सकता है कि तुम सिलेक्ट नहीं होगी, एक दफ़ा ट्राई करने में क्या हर्ज, और वैसे भी तुम्हारी फीलिंग्स तो बस वन साइडेड ही हैं, पता नहीं वो लड़का तुम्हें पसंद भी करता है कि नहीं करता है। अपने बॉस को पैसे दे के फारिग करो ना। ये भी मान जाती है कि ठीक है सोचती हूँ इस बारे में। दूसरी तरफ एक ग्रैंड माँ इल होने का ही बहाना बनाने लगी थी कि देखो अगर तुम ब्लाइंड डेट पे ना गए ना फिर मैंने ना बस ऐसे ही हॉस्पिटल में पड़े रहना, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मुझे टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, तभी तो मेरी ये तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ग्रैंड माँ इसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लगी थी तो ये मान जाता है कि ठीक है आखिरी दफ़ा, लेकिन आइंदा के बाद फिर मुझे कभी भी कहीं भी ब्लाइंड डेट पे जाने का ना बोलिएगा। वो भी इसे अब लड़कियों की फ़ोटोज़ वगैरह दिखाने ही लग गई थी। अब उन्हीं लिस्ट में जैसे इसकी नज़र पड़ती है यू शेंग की फ़ोटो पे तो बस ये तो उसे पहचान ही गया था कि यही लड़की थी जिसने कि उस वक्त मेरे सारे कपड़े और जो भी वॉच वगैरह मैंने पहनी हुई थी ख़राब कर दी थी। तो इस तरह से उससे मिलने का मौका ही मुझे मिल जाएगा। जिस होटल में सारी ब्लाइंड डेट्स का अरेंज किया गया था ये दोनों भी पहुंच आई होती हैं और इतनी लंबी लाइन लगी देख के लड़कियों की सरप्राइज ही रह गई थी। खैर फिर भी शाओ शाओ कह देती है कि एक दफ़ा ट्राई करने में क्या हर्ज है, तुम भी इन्हीं लाइन में घुस जाओ ना। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये इनकार थोड़ी ना कर सकती थी, इसे पैसों की भी तो साथ में ज़रूरत थी ही सही। यहाँ पे जो भी लड़की आ रही होती है ना तो इससे फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर देती हैं। कोई अपने लव की कन्फेशन कर रहा होता है आते ही कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। इवन के यहाँ पे तो एक लड़का तक आया हुआ था कि उस पोस्टर में तो जेंडर का नाम तक नहीं था, तो इसलिए सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। ये भी बेचारी से भी पैसे चाहिए होते हैं, वो तो फ़ौरन से इसे जवाब दे के वहाँ से भेज देता है। अब कोई लड़की यहाँ पे सिंगर आई हुई होती है और कोई इवन के डांस करना स्टार्ट कर देती है, इसे तो एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इवन के इधर तो एक आंटी तक भी पहुंच आई थी कि लव की कोई एज नहीं होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा ट्राई कर लिया जाए। खैर वो तो फ़ौरन से इन आंटी को भी वहाँ से भगा देता है कि ये भी कोई उम्र है, बुढ़ापे में ऐसे कौन करता है। अब फाइनली यू शेंग की फ़ोटो को सिलेक्ट करके असिस्टेंट से कह देता है कि सिर्फ अब इसी लड़की को यहाँ पे आना चाहिए। वो भी आ ही गई थी। अब जैसे उसकी नज़र पड़ती है चीजेंग पे, बेचारी यहाँ से जाना तो चाहती थी लेकिन अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसने तो उसे देख ही लिया था। यही पूछ रहा होता है कि मुझे सारी एक्सप्लेनेशन चाहिए, उस वक्त तुमने मेरे साथ वैसा क्यों किया था।
इधर असिस्टेंट बाकी सारी गर्ल्स को वहाँ से जाने को ही बोल रहा होता है कि इंटरव्यू में जो भी लड़की पास हो गई है सो हो गई है। ये सुन के शाओ शाओ की तो खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि मेरी बेस्टी बहुत जल्दी रिच होने वाली है, बस इसी का फ़ायदा तो मैं भी उठाऊंगी। ये बेचारी तो चीज़ें के पाँव ही पड़ी होती है कि मुझे माफ़ कर दो, वो बस गलती से ही हो गया था। मैंने समझा था कि आप मेरी बेस्टी के एक्स बॉयफ्रेंड हो, बस मुझसे उससे ही रिवेंज लेना था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे आप आ जाएंगे। एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। वो तो इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता है कि तुम बस ऐसे ही खामखा में नाटक कर रही हो, बहाने बना रही हो और क्या। अब ये बेचारी बार बार ही कह रही होती है तो फाइनली वो मान ही गया था कि एक शर्त पे मैं तुम्हारे जो भी तुमसे पैसे वगैरह लेने हैं वो सारे के सारे माफ़ कर दूंगा, उल्टा बदले में और भी पैसे दूंगा। तुम्हें बस मेरी ग्रैंडमा के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा, मीन के एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो करनी ही पड़ेगी। ये बेचारी तो सुन के एकदम शॉक्ड रह गई थी कि क्या अपने बॉस की गर्लफ्रेंड कैसे बन जाऊंगी मैं, जब इन्हें पता चलेगा तो फिर क्या होगा। खैर वो तो इसे सोचने का टाइम दे देता है कि इतनी जल्दी भी नहीं है, एक दिन का टाइम ले लो, उसके बाद ही कोई जवाब दे देना। और ये कहता हुआ वहाँ से चला ही गया था। यहाँ से वापसी पे इसकी नज़र पड़ी जाती है शाओ शाओ पे कि ये तो वही वाली एम्प्लॉय है जो कि हमारी कंपनी में भी काम करती है। क्या ये भी ब्लाइंड डेट्स के लिए ही आई थी। खैर इसे इग्नोर करता हुआ फिलहाल तो वहाँ से चलता बनता है। अपनी बेस्टी को सारी बात का बता देती है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया है, क्या करूँ। और वो कह देती है कि देखो तुम पागल मत बनो, जाके कह दो फेक गर्लफ्रेंड ही तो बनना है, इस तरह से तुम्हें अपने क्रश के क्लोज जाने का भी मौका मिल जाएगा। मीन के ये चांस बन सकता है कि तुम उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लो। अब इसे भी एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक दफ़ा जाके अपने क्रश से जो भी दिल की बात है शेयर कर लूँ। अगर उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं ज़रूर बॉस को जाके मना कर दूंगी कि मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर को पैसा थोड़ी ना हर चीज़ होती है। अब जहाँ से जब कभी अरेंज हो गया तो उनके पैसे वापस कर दूंगी। एक फ्लावर बुके लेके जैसे अपने क्रश के पास जा रही थी तो देखती है कि लिन की तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। बेचारी को तो ज़रा भी पता नहीं होता। वो पूछ लेता है कि ये फ्लावर्स लेके कहाँ जा रही थी तो ये कह देती है कि मेरी बेस्टी के हैं, उसके बॉयफ्रेंड ने दिए थे तो ऐसे पर मुझे भी दे दिए और तो कोई बात नहीं है। अब ये कह के वो तो वहाँ से चली ही गई थी और जाके रास्ते में ये सारे फ्लावर्स फेंक देती है। और फ़ौरन से चीज़ें को कॉल भी करने ही लगी थी कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। अब अगले दिन जैसे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को देखती है तो सरप्राइज रह गई थी कि ये क्या बात हुई। और उसने तो कह ही दिया था कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगा तुमने पिक करनी है। दोनों ने नंबर्स तो ऑलरेडी एक्सचेंज करके ही रखे होते हैं और ग्रैंड माँ को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं, ये मान जाती है। अब यहाँ पे अपना रियल नेम लिखने की बजाय गलत ही लिख लेती है कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैं इनकी एम्प्लॉय हूँ, ना जाने वो क्या बात करे, या हो सकता है कि मुझे जॉब से ही फायर कर दें। तो बेहतर यही रहेगा कि इन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब जो भी रूल्स वगैरह थे वो तो बॉस ने इसे बता ही दिए होते हैं। रात को अपना काम ख़त्म करके बैठी ही थी तो अचानक ही चीज़ें आके इसके नाम से बुलाता है। ओह कि तुम्हारा नाम तो ये था, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। एक्चुअली मैं ये तो जस्ट एक ड्रीम ही देख रही होती है। इसकी आँख खुल गई थी और ये कहती है कि शुक्र है कि ये जस्ट एक ख्वाब था, वरना कि अगर वाकई में बॉस को पता चल गया मेरी असलियत के बारे में तो कहीं मुझे जॉब से फायर ही ना कर दें। घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा होता है तो अचानक ही इसके दिमाग में यूशेंग का ख्याल आता है, उसे कॉल मिला देता है। वो बेचारी जो कि सोई हुई थी अपने बॉस की कॉल का सुन के इसकी आंख खुल जाती है और सारी रात फिर इसे नींद भी नहीं आती। इस बेचारी को जगा के ये तो खुद बड़े मज़े से फिर सो ही गया था। अगले दिन बेचारी के डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे आगे होते हैं कि देखो बॉस की वजह से ही ऐसा हुआ है। आधी रात को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद तो मुझे अपने फ़ोन की रिंग्स ही सुनाई देती रही और मैं सो भी नहीं पाई सुकून से। अभी भी अब चीज़ें के मुतल्लिक़ की बातें कर ही रही थी कि अचानक ही उसकी कॉल आ जाती है जो कि कह रहा था कि आज ही ऑफिस के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है। ये सुन के बेचारी को तो और कुछ सोचता नहीं है। ये कह देती है कि बस छोटा मोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे मैं भी एक छोटी सी जॉब करती हूँ, आपको पिक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्लेस का बता दे, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। वो भी फिर एड्रेस वगैरह समझा देता है। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो वो स्माइली करने लगा था। मीन के दिन ब दिन तो वो यूशेंग की तरफ अट्रैक्ट होता ही जा रहा था और ये देख के असिस्टेंट कह देता है कि बॉस हो ना हो, लगता है कि आपको उस लड़की से लव हो गया। खैर वो काम आने वाला होता है।
अगले ही लम्हे ये भागती हुई उसके बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है तो वो कह देता है कि तुम पूरे 25 सेकंड्स लेट हो। वो भी आगे से कह देती है कि ये क्या बात हुई। मन से इसे तो काफ़ी ज़्यादा कोसने लगी थी कि कितना खड़ूस है ना ये। वेल यही कहने लगा था कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हमें एक कपल बनने की रिहर्सल कर लेनी चाहिए ताकि ग्रैंडमा को शक ना हो। तुम्हें नहीं पता है मेरी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है। जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करता है फ़ौरन से ही दूर हो गई थी कि आप आखिर को कहना क्या चाहते हैं, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। वो भी कह देता है कि हाँ लगता है कि तुमने गलत समझ लिया है, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें कुछ समझाने के लिए ही बुला रहा था। इसके बाद जैसे ही इसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो रास्ते में ही अपनी गाड़ी को ही रोक के कह देता है कि क्यों ना अब आगे चल के ही जाए, वैसे भी हमें हाथ पकड़ने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। वो जैसे इसका हाथ पकड़ के जा रहा होता है यू शेंग को तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ऐसे मानो कि जैसे कि उसके दिल में भी थोड़ी थोड़ी से लेके फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो ही गई हूँ। पीछे से आती गाड़ी को देख के जैसे से बचाने लगा था, इसी बीच ही कोइंसिडेंटली इन दोनों की किस हो जाती है। ये तो एक्सक्यूज़ करती हुई उठी खड़ी थी। अब वो बंदा आके इनसे अपोलोजाइज़ करता है कि सॉरी शायद कि गलती की वजह से ही मैं रास्ते में आ गया था, मुझे देख लेना चाहिए था ना। ये उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन हाँ उस किस का असर था कि ये तो अब घर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है। जैसे घर पे पहुंचता है तो सामने से ग्रैंड माँ इसी के आने का ही वेट कर रही थी। वाह वो तो यही कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने अभी तक अपनी कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है, सो नेक्स्ट ही फिर से ब्लाइंड डेट्स पे जाने के लिए तुम रेडी हो जाओ, पता नहीं कब सुधरोगे, मेरी बातों पे तो कभी भी तुम थोड़ा सा ध्यान देते ही नहीं हो। वेल वो कह देता है कि ग्रैंड माँ मैंने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड सेलेक्ट कर लिया है, बहुत जल्दी आपको मिलवा दूंगा। वो भी बड़ी सियानी होती है, कह देती हैं कि ठीक है कल ही फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मुझसे मिलवाओ, वरना फिर किसी और लड़की के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाओ। ये तो अब फौरन से ही कॉल मिला देता है यू शेंग को कि कल रेडी रहना, तुम्हें डबल पैसे चाहिए तो वो भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। बस ग्रैंडमा को ये शक नहीं होना चाहिए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रीटेंड कर रही हो। अगले ही दिन वो इसे पिक करने के लिए आ ही गया था। ये भी फुल रेडी होके आई होती है, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत नर्वस भी थी कि पता नहीं ग्रैंडमा को कहीं शक ना हो जाए। खैर वो तो इसे तसल्ली दे रहा होता है कि कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। जैसे घर पे पहुंचते हैं तो इनके पीछे पीछे ग्रैंडमा भी होती हैं। ये उसे कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे आने का वेट करो, मैं अभी ग्रैंडमा को देख के आता हूँ। पता नहीं डिनर पे अभी तक आई क्यों नहीं है। इसके पीछे ही ग्रैंडमा ने अपने वही बुरा सा हुलिया ही बना के रखा होता है। एक्चुअली में वो इसका टेस्ट लेना चाहती थी कि ये लड़की आखिर को है तो है कैसी। जैसे ही यहाँ पे इस टेबल के नीचे कोई बॉटल वगैरह उठाने के लिए आती हैं तो वो ग्रैंडमा को रोकने लगती है कि आपको नहीं पता है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा ही खड़ूस हैं। एक ग्रैंडमा है ऐसे मानो कि एक विच और ख़ास तौर पे उनका जो पोता है वो तो बिल्कुल ही डेविल किस्म का है। खैर आपको पता नहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे इसलिए यहाँ से चली जाए, वैसे भी मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। अब अपने बारे में बुराइयाँ सुन के ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती हैं कि इसका मतलब है कि जैसे मैंने सोचा था ये लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अब ऊपर से ही चीज़ें आ जाता है कि ये क्या बातें कर रही हो, और वैसे भी ग्रैंडमा आप यहाँ पे कैसे पहुँची, मैं तो सारे घर में ही आपको तलाश कर रहा था। ये सुनते ही इस बेचारी का फेस लटक जाता है कि क्या ये ग्रैंडमा थी। ओह नो मैंने तो इनके ही खिलाफ कितनी सारी बातें कर ली हैं। अब तो पक्का पक्का ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर बाद में खुश भी हो रही होती है कि वैसे एक तरह से तो अच्छा ही है, बॉस से मेरी जान छूट जाएगी। कैसे आधी आधी रात को कॉल कर देते हैं और जाने जब इनका दिल करता है मुझे मिलने के लिए भी बुला लेते हैं। ये क्या बात हुई, इनका टॉर्चर तो नहीं सहना पड़ेगा मुझे। अब ऐसे ही नाटक करने लगी थी कि मैं शायद आपकी फैमिली को डिज़र्व नहीं करती हूँ, और बस इमोशनल होके वहाँ से चली ही गई थी। मन से तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर जैसे ही सेलिब्रेट कर रही थी तो बॉस का ऐसे मैसेज मिलता है कि अभी भी हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब कुछ देखते ही इसकी हालत ख़राब। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मेरे साथ कैसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ये क्या बात हुई। घर पे यू शेंग ग्रैंडमा को मनाने में बिजी होता है कि देखे जैसा आपने उस लड़की के बारे में सोचा था कि वो बुरी है, उसने हमारे खिलाफ बातें की हैं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। खैर ग्रैंडमा को भी यकीन आ जाता है कि हाँ उसने खुद ही अपनी गलती की, हमसे माफ़ी मांगी है, और वैसे भी जब मैं उसकी एज में थी बिल्कुल वैसी सी ही पर्सनैलिटी मेरी थी। खैर इन्होंने तो उसे अब अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने का डिसाइड कर ही लिया होता है कि इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि मैं समझ रही थी।
नेक्स्ट ही चीज़ें इसे कॉल करके कह देते हैं कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, आज तुम्हें कंपनी में ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनते ही आगे से झूठ बोल देती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वैसे भी यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, मैं अकेली होती हूँ, इसलिए फुल रेस्ट करूँगी, आज के दिन मेरी ऑफिस से छुट्टी है। ये सुनते ही से उसकी टेंशन होने लगी थी, इसलिए असिस्टेंट से कह देता है कि साथ में अगर कोई फार्मेसी है तो मुझे लेके जाओ, मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह बाय करनी है। ये अपनी बेस्टी को लेके गेटअप चेंज करके अपने घर से बाहर निकल ही आई होती है कि कहीं वो मेरे पीछे पीछे मेडिसिन लेके ना आ जाए। और वाकई में ऐसा तो होता है, उसकी नज़र इस पर पड़ गई थी। इसे कॉल मिलाता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं मेडिसिन लेके आया हूँ। ये आगे से झूठ बोल देती है कि मैं तो एक्चुअली में एक हॉस्पिटल में ही अपनी बेस्टी के साथ ही आई हुई हूँ, तो मेडिसिन लेके ही आऊँगी। वो कह देता है कि ये क्या बात हुई, मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, ये मेरे सामने ही तो खड़ी हुई है, हॉस्पिटल में कहाँ है, और ये तो उसी एम्प्लॉय के साथ ही है जो कि मेरी कंपनी में काम करती है। इसका मतलब है कि काम ये मेरी कंपनी में करती है और झूठ मुझसे ये बोल रही है कि ये तो कहीं और जॉब करती है। चलो कोई नहीं है, इसकी चोरी तो हर हाल में मैं पकड़ के ही रहूँगा। इवन के कंपनी में आके जैसे इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में इसे मालूम होता है, अब तो इसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि एक चांस तो मैं उसे ज़रूर दूंगा, जाके पूछूंगा अगर मुझसे कुछ छुपा रही हो तो बता दो, अगर उसने ना बताया तो फिर देखना उसे कैसे एक्सपोज करता हूँ मैं सबके सामने। इसे मैसेज करते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वैसे भी तुम कहाँ पे हो, मैं मेडिसिन लेके आया हूँ। ये घर पे ही पहुँच आई थी और यही नाटक कर रही होती है कि मैं तो सारा दिन आज अपने रूम से बाहर निकली ही नहीं हूँ। वो इससे पूछ रहा होता है कि वैसे अगर तुमने मुझसे कोई बात शेयर करनी है तो कर सकती हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ सुनने के लिए ना। ये तो साफ मना कर देती है, स्टिल इसे कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी और ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बीमार हो, वो भी स्माइल करके। फर्जी कॉल मिलाता है असिस्टेंट को कि एक मीटिंग का अरेंज करवाओ राइटिंग डिपार्टमेंट वालों से। देखते हैं कि ये मैडम पहुंचती है कि नहीं। अब मीटिंग हो रही थी बॉस की, इसकी बेस्टी से कॉल करके ऑफिस आने को ही बोलती है। ये भी भागी भागी कंपनी आ ही गई थी। अब जैसे ही सामने से बॉस को देखती है, बस अब तो सबके सामने एक्सपोज होके रह ही गई थी। वो यूशेंग से यही कह रहा होता है कि वैसे मैडम मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से हम दोनों कनेक्टेड हैं, तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट वगैरह तुम्हें ही राइट करके देना पड़ेगा। ये भी मानी गई थी। अब जो स्क्रिप्ट राइट करके आती है वो तो इसमें से कीड़े निकाल के कह देते हैं कि जाओ दोबारा से बना के लाओ। इस तरह से ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो जब भी इसके कहने के अकॉर्डिंग लिख के लाती है वो तो हमेशा ही रिजेक्ट कर दिया करता है कि ये भी ठीक नहीं है, जाओ न्यू बना के लाओ। ऐसे करते करते बहुत दिन ही गुजर गए थे। रात को काम करते करते यहीं पे ही सो गई थी। हमारे हीरो की नज़र पड़ती है, वो चोरी चोरी पहले तो इसे देख ही रहा होता है कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा काम का बर्डन तो इस पे नहीं डाल दिया है। अचानक ही इसे कॉल आ जाती है मॉम की, जो कि इसे लेकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होती हैं। पहले ये कह देती है कि आप चिंता मत करें, मैं शहर में एक अच्छी जॉब कर रही हूँ, बहुत जल्द आपको भी यहाँ पे बुला लूँगी। ये सब कुछ सुनते ही इसे थोड़ा सा अफसोस होता है कि नहीं, मुझे उसके साथ यूँ बिहेव नहीं करना चाहिए था। खैर अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया हुआ था, इसने फोर्स किया था उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। कह देता है कि अब से हमारा वो वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब तुम्हें मेरे कोई भी पैसे नहीं चुकाने हैं। ये सब कुछ देख के खुशी हो जाती है और यहाँ पे उसे खुश देख के कहने लगा था कि इसका मतलब है कि मेरे साथ होते हुए इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं है, मुझसे दूर रहना चाहती है तो ठीक है, यही इसकी विश है तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। हो सकता है कि ये मुझे पसंद करती ही नहीं होगी। अब जैसे ही अपनी बेस्टी को गुड न्यूज़ देके जा रही थी तो कुछ गुंडे लड़के आगे से बहुत ज़्यादा छेड़ने लगते हैं। इस बेचारी का फ़ोन भी इन्होंने नीचे गिरा दिया था और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे थे। अब यहीं से हमारा हीरो भी खरीद जा रहा था। ये सब कुछ देखता देखता फ़ौरन से आ जाता है और इसे उन सारे गुंडों से ही प्रोटेक्ट करता है। उन्हें मार के इसने वहाँ से भगा ही दिया था और इसकी इस हालत को देखते हुए अपना कोट उतार के इसे कवर ही करने लगता है। अब ये भी कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, चलो मेरे साथ। जाने ही लगती है कि पीछे से ही लिन भागता भागता आता है कि हे क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अभी अभी क्या हुआ था, मैं तो यही सब कुछ दूर से खड़ा देख ही रहा था। वेल अब इसके पूछने पे जैसे ही ये बताती है कि ये मेरे बॉस हैं, तो वो उन्हें उनका ही कोट वापस कर देता है कि मैं हूँ इसका फ्रेंड, इसका ख्याल रखने के लिए, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही कोट उड़ाने के बाद ही इसे लेता हुआ वहाँ से चलता बनता है और ये सब कुछ देख के चीज़ें को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगने लगा था। इवन के जेलस भी फील कर रहा होता है कि कहीं इसके दिल में इस लड़के को लेके फीलिंग्स तो नहीं है, इसलिए ही तो ये मेरी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं चाह रही थी।
चीजिंग का तो जलन के मारे बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल होता है। ऐसे मानो कि सारी रात इसे ये सोच सोच के नींद नहीं आती है कि वो लड़का कौन था, उसका बेस्ट फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, या जो भी था। अब इसने तो हर हाल में यूशेंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड कर लिया होता है। इसलिए ही असिस्टेंट से कह रहा था कि आज एक बेस्ट प्रपोजल का अरेंज करो। जो भी है, मैं उस लड़की को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता हूँ। आगे से वो कह देता है कि वैसे बॉस, अगर वो आपको रिजेक्ट कर दे तो। ये कहता है कि ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, मुझे देखो एकदम परफेक्ट, इतना रिच हूँ, हैंडसम हूँ, इससे ज़्यादा और लड़की को क्या चाहिए। अब कोई लड़की मुझे रिजेक्ट कर दे, ऐसा तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अब यही कह देता है असिस्टेंट से कि मेरे ऑफिस में यूशेंग को बुलाओ। वो बेचारी डरती डरती दूरी खड़ी से देख रही थी कि कल तो इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया था और आज ऑफिस में बुलाया है। ज़रूर ये मुझे अब जॉब से फायर करने ही वाले होंगे। खैर वो आगे से कह देता है एक कार्ड दे के कि यहाँ पे होटल में पहुँचाना, मैंने एक ज़रूरी बात करनी है काम के हवाले से तुमसे, ठीक है। वो जैसे ही वहाँ से जाती है तो ये सपने देखने में बिजी कि जब वो वहाँ पे आएगी मैं कितने ब्यूटीफुल से तरीके से उसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा। ऑब्वियसली सी बात है उसने मुझे हाँ ही कहनी है। यही सोच सोच के ब्लश भी कर रहा होता है। रात को उसी होटल में पहुंच आई थी, लेकिन जैसे अचानक इसकी नज़र अपनी कॉलीग्स पे पड़ती है तो एकदम हैरान यही सोचने लगती है कि मैंने तो समझा था कि बॉस ने मुझे अकेले में ही बुलाया होगा, लेकिन ये भी आई हुई है। अब इनकी बातों से उसे पता चलता है कि बॉस ने इन्हें नहीं बुलाया है। इवन के इन्हें तो इतना पता है कि बॉस कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए कहीं और ही गया है। वो लोग तो पार्टी करने के लिए आई थी। अब जैसे इसे ज्वाइन करने को बोलती हैं कि तुम इधर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होगी ना, तो ये मना तो कर रही होती है। पहले तो आके उस रूम में बॉस को छुपने को ही बोलने लगी थी। अभी इसने उसे टेबल के नीचे घुसाया ही था कि पीछे से सारी फ्रेंड्स की धमाकेदार एंट्री हो जाती है। ये बेचारा छुपते छुपाते सोफे के पीछे ही चला गया था। अब जब तक कि वो खाना खा ना लेती यहाँ से तो कहीं नहीं हिलने वाली थी। ये बेचारा उतनी देर तक यहीं पे ही बैठा रहता है। मैं बहुत कोशिश करती है कि यहाँ से चली जाए, बट वो कहाँ जाने वाली थी बेस्टी के पूछने पे बता देती है कि वो रहे बॉस। उसे भी बुरा लग रहा था। खैर वो भी इन्हें कहती है कि चलो क्यों ना हम यहाँ से चले, इन्हें साथ में वक्त गुजारने दो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन ना ना ना, वो तो जिद की पक्की ही होती हैं। खैर बॉस बेचारे तो पीछे छुपे ही रह के और वो खाना खा के मज़े से वहाँ से चलती बनती हैं। ये बेचारा जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है इसकी तो हड्डियाँ ही दर्द करने लगी थी कि कितनी देर से मैं ऐसे ही फर्श पे बैठा हुआ था, ऐसा तो कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे वेटर के आते ही उठ खड़ा होता है जैसे कि या कोई एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हो। इसे देखते देखते यूशिंग आ गई थी कि बॉस क्या आप ठीक हैं। वो कह देता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और ऐसे ही लड़खड़ाता हुआ वहाँ से चला ही गया था। जैसे ही घर पे आता है तो तभी ग्रैंड माँ इससे पूछने के लिए आ गई थी कि फिर सुनाओ तुमने उस लड़की को प्रपोज किया कि नहीं। अब इसका लटका हुआ फेस देख के उन्हें लग रहा होता है कि ज़रूर तुम उससे रिजेक्ट ही हो चुके हो। ये कहता भी है कि ग्रैंड माँ ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो साफ जान चुकी थी कि ज़रूर तुम उस लड़की से रिजेक्ट हो चुके हो, तभी तो तुम्हारा ये फेस लटका हुआ है। चलो अपनी नेक्स्ट ब्लाइंड डेट्स की तैयारी करो। अगले ही दिन इसे लिन की ही गर्लफ्रेंड की कॉल आती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो रेस्टोरेंट पे पहुँच जाना। ये भी शाह शाह को लेके आई गई थी। यही सोच रही होती है कि वैसे दोनों साथ में होते हुए मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जैसे वहाँ पे आके बैठती हैं, उस लड़की का नाम है शाओ माओ माओ। यही कहने लगती है कि देखो मैं और ये हम दोनों मिलके ही एक आइलैंड पे जा रहे हैं, वो भी शायद तुम्हारी फेवरेट जगह ही है। सो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, वैसे भी एक सिंगल ही हो तो वहाँ पे जाके खूब सारा एंजॉय करना हमारे साथ मिलके। ये सब कुछ सुनते हुए शाव शाव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फौरन से ही कह देती है कि किसने कहा है कि ये सिंगल है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इसका तो एक रिच और हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है, ये कल इसने उसके साथ डेट पे भी जाना है। इसके पास कोई टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए। जहाँ भी जाना चाहते हो खुद ही जाओ ना, जाके इंजॉय करो, ऐसे ही दूसरों को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। ये कह के बेस्टी को लेके बाहर ही आ गई थी। ये तो शाव शाव से यही कह रही होती है कि इतने ज़्यादा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मेरे तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। ये भी कह देती है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी क्या उन्हें तुम्हारी बेइज्जती करने देती, ऐसा तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देखो कितनी शौकी बन रही थी, तुम इतने अरसे से लिन को पसंद करती थी और वो लड़की उसे ले उड़ी, ये भी क्या बात हुई। यहीं पे ही चीज़ें इससे मिलने के लिए आया था कि मैं एक बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ तो तुम्हें हर हाल में मेरे साथ जाना पड़ेगा।
दोनों ही किसी जगह पे स्टे करने वाले थे ही, अब उन्हें कैसे मना कर पाती। अब इसने तो यहाँ पे एक ही रूम का बुक करवाया था। वेल अभी थोड़ी परेशान खड़ी ही थी कि तभी इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए ही मोशाशाओं की एंट्री हो जाती है। यही पूछ रही थी कि हाँ तो तुमने कहा था कि आज तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, तो कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हमें भी मिलवाओ ना उससे। इन्हें तो कोई बहाना चाहिए था इस बेचारी को पॉइंट आउट करने का। अब यही सारी बातें सुनते सुनते ही ऊपर से हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, जो कि खुद को इसका बॉयफ्रेंड कह के ही इसके सारी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। वेल उनके मुंह तो फटे के फटे रह जाते हैं कि वाह इतना हैंडसम तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मुशाशा यही कहती है कि आज की रात ही डिनर पे मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, ज़रूर आना। ये भी कह देता है कि डोंट वरी, हम पूरे टाइम पे पहुँच जाएंगे। और इसके बाद ही सीधा इसे लेके ही डिनर के टाइम पे आ ही चुका होता है। अब वो तो यही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि आप लोग कहाँ पे मिले थे, लव कैसे हुआ। अब जो भी बातें होती हैं वो बता देता है। अभी सब कुछ सुन सुन के इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये इतनी अच्छी कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं। वेल इन्हें ज़रा भी शक नहीं होने दे रहे हैं कि वाकई में हम दोनों कपल हैं भी सही कि नहीं है। और फिर एक बहाना बना के जैसे साइड पे जाती है तो पीछे से ही लिन की एंट्री हो गई थी कि क्या मैंने शाओ शाओ के मुंह से सुना है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, ऐसी ही बात है क्या? तुमने अपना बॉयफ्रेंड कब बनाया, कभी बताया ही नहीं। वेल यही सारी बातें सुनते सुनते ही ऊपर से एंट्री हो जाती है चीजिंग की, यही कि ये सारी बातें बताने की भी कोई ज़रूरत होती है क्या? और वैसे भी तुम्हें अब हमारे बीच आने की कोई नहीं है, तुम्हारी अपनी एक गर्लफ्रेंड है, जाओ उससे जो भी डिस्कशन वगैरह करनी है करो। इसका हाथ पकड़ कर जाने लगा था कि वो रास्ते में ही छुड़ा लेती है। ये कह देते हैं कि क्या वाकई में तुम उस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, इसलिए ही मेरी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं चाहती हो? वो भी आगे से कह देती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। अब तभी लिन इसे चिढ़ाने के लिए आ जाता है कि देखा वो मुझे पसंद करती है, इसलिए हमारे बीच ज़्यादा टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी कह देता है कि वो तो तुम्हें इतने अरसे से लाइक करती आई है, क्या तुमने कभी इस सारी बातों को नोटिस नहीं किया है? खैर यहाँ पे ये तो उसे बहुत सारी बातें सुनाने ही लगा था कि तुम उस लड़की को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। देखो इतने रिच हो, हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई और लड़की मिल जाएगी। ये सारी बातें सुन के इसे बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि तुम आखिर को उस बेचारी को ऐसा कैसे कह सकते हो। जो भी है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही यूनिक है, मैं तो उसे हर हाल में अपनी लाइफ में एंटर करके ही रहूँगा। और ये सुन सुन के इन साहब को तो गुस्सा ही आई जा रहा होता है। आज के दिन ही अपने लव की कन्फेशन इसके सामने कर दी थी तो यूशिंग हैरान होती है कि बॉस क्या वाकई में मुझे पसंद करने लगे हैं। वेल नहीं, अब हम दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती, ऐसे ही ऑफिस में खामा में बातें होंगी। मैं उन्हें जवाब दे दूंगी कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हूँ। ग्रैंडमा के थ्रू जब इसे पता चलता है कि उन्होंने तो कब से इस पर नज़र रखी हुई थी, इवन को उन्हें ये भी पता चला था कि एक मीटिंग का बहाना बना के ये तो उसी लड़की को ही अपने साथ होटल में लेके गया हुआ था। वेल अब यहाँ पे उन्हें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि आज तक इनके पोते ने इनके सामने किसी भी लड़की का नाम नहीं लिया, ज़रूर इस लड़की में कोई ख़ास बात तो होनी ही है। एक रेस्टोरेंट पे बुला के ये उसे अपने लव की कन्फेशन कर लेता है कि जहाँ पे कि तुम मुझे पसंद करती थी वहीं पे मैं भी करता हूँ, वो भी बहुत सालों से। वैसे भी और लड़कियाँ के अगर मुझसे चाहती हैं कि रिलेशनशिप में आए तो मेरा क्या ही कसूर था। अब ये सब कुछ सुन के इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये क्या बात हुई, ये तो एक किस्म का ठरकी बंदा था, इस पे क्रश कैसे आ सकता है मेरा। अब इन दोनों को असिस्टेंट ने देख लिया था, फ़ौरन से ही फ़ोटो बना के अपने बॉस को सेंड कर देता है। ये देखते ही जितने तक वो रेस्टोरेंट में आता है तब तक यूशंग यहाँ से जा चुकी थी। ये सोच रही होती है कि वैसे अब जो भी उसने मुझसे अपने लव की कन्फेशन की है मैंने बहुत ही अच्छा किया उसे ना करके। और यही पे अचानक अपने बॉस को लेके ही सोचने लगी थी और फिर खुद को ही कहती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, और वैसे भी उनके बीच और मेरे बीच तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सारे लोग ऐसे ही खामखा में बातें बनाएंगे, मैं उन्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हूँ। सो इसलिए इसने उन पे गिव अप करने का डिसाइड कर ही लिया था। जैसे यहाँ से जा रही होती है तो चीजिंग आके पूछ लेता है कि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को हाँ की है कि ना। आखिर को आज वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए जो आया था। ये कह देती है कि मैंने तो उसे ना किया है। खैर आगे से कह देता है कि इसका मतलब है कि फिर मेरा चांस बनता है ना, मेरे बारे में क्या सोचा है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करने लगा हूँ। ये तो साफ मना कर देती है कि लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, और यही कहती हुई वहाँ से चली ही गई थी। वो बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये क्या बात हुई, आज तक किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है। ये सारी बातें ग्रैंडमा भी कड़ी सुन ही रही होती हैं। वह उन्होंने भी कह दिया था कि ठीक है अगर ये लड़की खुद से नहीं मान रही है तो मैं भी इन दोनों को हर हाल में मिलवा के रहूँगी। उनके पास ऑलरेडी एक आइडिया मौजूद होता है।
तभी कंपनी में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम क्या है, मूचिंग। अब जैसे उसकी नज़र पड़ी थी यू शेंग पे तो उससे पूछने लगी थी कि यहाँ के जो बॉस है मिस्टर प्रेसिडेंट चीजेंग, उनका ऑफिस किधर है। मैं उनकी फियांसी हूँ। ये सुनते ही इसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। इवन के जेलस भी फील करने लगी थी कि ओहो, तो उनकी तो एक फियांसी भी है और इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने। और ऐसे ही खामा में मुझसे भी अपने लव की कन्फेशन कर रहे थे। वो तो बिल्कुल एक ठर की किस्म के बंदे हैं। अब ये यही कहने लगी थी कि वैसे आपके जो फियांसी है ना, पता नहीं उन्होंने कितनी लड़कियों को दिल दिया हुआ है। यही कह के वहाँ से चलती बनती है। एक्चुअली में ये उसकी फियांसी नहीं है बल्कि ग्रैंडमा ने ही इसे हायर किया उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए। है तो ये चीजिंग की ही फ्रेंड। अब जैसा कि ग्रैंडमा ने उसे करने को बोला था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अब कंपनी में गॉसिप सुनती है कि अब्रॉड में जो मिस्टर जिजेंग की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी वो इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम करने के लिए वापस आ चुकी है। हमने तो ये भी सुना है कि उनकी एंगेजमेंट हो गई हुई है, फियांसी है और दोनों हंसी खुशी रहा करते थे। ये सारी बातें सुन सुन के इस बेचारी को और ज़्यादा जलन के मारे बुरा हाल होता है। तभी ऊपर से अब न्यू डायरेक्टर को मिलवाने के लिए चीज़ें की एंट्री हो गई थी। सारे तो यही सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब है कि ये कोई झूठ बात नहीं है बल्कि रियल में इनके बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मोचिंग तो जानबूझ के ही यू शेंग के सामने ही इसके क्लोज ही आई जा रही होती है। इवन के बाद में ऑफिस में इसे कहने लगी थी कि क्यों ना आज की रात हम रोमांटिक सा डिनर करने के लिए जाएं। अब जैसे ये हाँ करता है तो ये भी शाव शाव से कह देती है कि वो जो तुम मुझसे बात कर रही थी ना ब्लाइंड डेट पे जाने की, मेरी तरफ से तो हाँ है, जिसे भी बुलाना है बुला लेना, मैं ज़रूर लंच पे जाऊंगी। ये सुनते ही ये ऑफिस में आके बहुत ज़्यादा ही भड़का बैठा था कि ये क्या बात हुई। वो किसी और लड़के के साथ तो रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल तैयार है और जब मैंने उससे पूछा था कि क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी उसने तो मुझे साफ मना कर दिया था। अब ऐसा भला कौन करता है। इस बेचारे का बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल होता है और ये सब कुछ देख देख के असिस्टेंट को तो मालूम हो गया था बॉस ज़रूर उस लड़की के प्यार में पागल हो चुके हैं। शाओ शाओ ने इसके लिए जिस लड़के को ब्लाइंड डेट पे ही बुलाया होता है वो भी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है। आते ही कुछ क्वेश्चंस वगैरह ही पूछने लगा था। यही सब कुछ देखता देखता ही ऊपर से असिस्टेंट आ जाता है जो कि यूशेंग को देख के कहने लगा था कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड इधर क्या कर रही हो, हम दोनों के बीच झगड़ा क्या हुआ, तुमने तो अपने लिए एक न्यू बॉयफ्रेंड बनाने का ही डिसाइड कर लिया, ऐसे कौन करता है भला। अपने बॉस की खातिर उसे ये सब कुछ करना पड़ गया था। वो नहीं चाहता था कि वो कभी भी हर्ट हो। यही सब कुछ देखते हुए वो लड़का वहां से चलता बनता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था फिर भी ब्लाइंड डेट पे आई, शर्म करो शर्म। ये फिर असिस्टेंट से ही कहने लगी थी कि ऐसा सब कुछ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें, ज़रूर तुम्हारे बॉस ने ही ये सब कुछ ख़राब करने के लिए भेजा होगा ना तुम्हें। बाद में अचानक से मॉम की कॉल आती है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो सिटी में ही हॉस्पिटलाइज्ड होकर रह गई थी। अब जैसे ही हॉस्पिटल में उनका पता करने के लिए आई थी वो तो आते ही से यही पूछ रही होती है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, मुझे पता है कि ज़रूर तुमने इधर आके एक बना ही लिया होगा, आखिर को कब मिलवा रही हो। अब वो बीमार होती हैं तो ये भी मना नहीं कर पाती है कि ठीक है मैं ज़रूर कल आपको मिलवा दूंगी। ऑफिस में आकर ये असिस्टेंट का हाथ पकड़ा होता है इसने और मिन्नतें कर रही होती है कि प्लीज़ जैसे कि पहले मेरे बॉयफ्रेंड बने थे वैसे से वैसे प्रिटेंड कर लो ना। ये कह रहा होता है कि कैसे कर लूँ, अगर बॉस को पता चल गया ना तो उन्होंने मेरी टांगें तोड़ के रख देनी है। अब यही सारी बातें सुनते सुनते ही ऊपर से चीज़ें आ गया था कि इधर क्या हो रहा था भला, और वैसे भी तुम मेरे असिस्टेंट को अपना बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए कैसे कह सकती हो, अब मुझे क्यों नहीं कहा है इस बारे में। अब जैसे इसे पता चलता है कि वो उसे तो एक्सपीरियंस है, पहले ही वो इसका बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर चुका है। अब ये उसे बहुत ज़्यादा घूर के देखते हैं कि क्या ऐसी ही बात है। अब ये सब कुछ देखते हुए बेचारा वहाँ से भाग ही गया था, इससे पहले कि बॉस इसकी हड्डियाँ तोड़ता। ये कह देता है कि देखो आज के दिन तो पक्का पक्का मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। अब ये उसे ही लेके अपनी मॉम के पास आ गई थी। वो तो इतने हैंडसम से दामाद को देख के खुशी हो रही होती है। अब इसे फौरन से साइड पे भेजने के बाद ही बात करती हैं कि कैसे यूशेंग के डैड नहीं है, इन्होंने अकेले में ही उसे इतनी मुश्किलों से पाला है। गांव में इनकी जो भी फ्रेंड्स हैं हमेशा ही यूशेंग के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती रहती हैं। ये भी कह रही होती हैं कि मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि हर हाल में तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है, जैसे कि तुम्हारी खुशी है, तुम जो भी फैसला करोगे मुझे हर हाल में कबूल होगा। इसने तो पक्का पक्का ही इनका दामाद बनने का फैसला कर ही लिया था। बाद में ही ये चीज़ें से पूछ रही होती है कि मेरी मॉम ने कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस तो नहीं किए थे ना, मतलब कोई ज़्यादा तंग तो नहीं किया था। ये कहता है कि नहीं
जैसे उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में बता देता है कि तुमने शायद समझा होगा कि मुचिंग मेरी फियांसी है, ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों मिलके ही ऐसे समझ लो कि पार्टनर्स हैं, काम ही क्या करते हैं। इसके बाद ही रात को इसे ग्रैंडमा की कॉल आती है। वो भी अब अपने ही बीमार होने का बहाना करके इसे बुला रही होती हैं। यही कहती हैं कि मेरा पोता तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। शायद कि उसे कोई तरीका नहीं होगा कि अपने लव की कन्फेशन कैसे करनी है, लेकिन हाँ तुम तो कर सकती हो ना, तुम तो उसे पसंद करती ही होगी। आप यही पूछ रही होती हैं कि वैसे सच सच बताओ कि क्या तुम्हारे दिल में उसे लेके कोई फीलिंग्स हैं कि नहीं है। मैं भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अब ये बता देती है कि हम उसे पसंद तो करती हूँ, लेकिन वो जो उसकी फियांसी है। ये सुन के अब तभी मुचिंग की एंट्री हो गई थी कि मैं कोई भी उसकी फियांसी नहीं हूँ। इवन कि ग्रैंडमा ने ही यही सब कुछ करने के लिए मुझे हायर किया था। वो तो यही चाहती थी कि आप दोनों जो एक दूसरे से लव करते हो अपनी फीलिंग्स को बाहर लेके आओ और एक दूसरे से कन्फेशन करो। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। अब रात को यही सोच रही थी कि वैसे मैं उससे कल ऑफिस में जाके कैसे ही प्रपोज करूँगी। इसके बारे में भी फुल इसने प्लानिंग बना ली थी। अगले ही दिन एक ब्यूटीफुल सी रिंग लेके जैसे ही ऑफिस आती है तो यहाँ पे इसे मालूम होता है कि इसके खिलाफ तो रूमर्स फैले, स्पेशली कि इसके बॉस के खिलाफ, कि जैसे कि उसने इसे हैरास करने की कोशिश की है, किसने उनकी फ़ोटोज़ बना ली थी जिसमें कि वो इसका बॉयफ्रेंड बनने का ही प्रिटेंड कर रहा था। दोनों साथ साथ खड़े हुए थे। अब यही न्यूज़ सुनने के बाद ही चीज़ेंग ने ही एक मीटिंग का अरेंज किया होता है। वो सबको सब कुछ क्लियर कर देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यूशेंग के खिलाफ ऐसे ही खामखाम में कोई और मज़ीद रूमर्स फैले। एक बंदे को तो कुछ ज़्यादा ही इससे नफरत हो रही होती है। वो चाहता था कि सब कुछ मैं संभालूं, इसलिए इस बेचारे पे ऐसे खामखाम में इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जा रहा होता है। और ये न्यूज़ फैलाने वाला भी कोई और नहीं, यही शख्स ही था। तभी ऊपर से ग्रैंड माँ और यूशेंग की एंट्री हो जाती है। वो तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ही आई थी। यही कहती है कि यूशिंग आप सबको कुछ बताना चाहती है। अब ये हैरान होते हैं कि आखिर को क्या क्लियर करने के लिए आई है। ये उन्हें कह देती है कि बॉस ने बिल्कुल भी मुझे हैरास नहीं किया था, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और बस सभी के सामने इसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है कि क्या आप मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली सी बात है, इसकी तो हाँ ही होती है। ये सब कुछ देख देख के ना सिर्फ सभी बल्कि यहाँ पे ग्रैंडमा भी उनकी खुशी में ही खुश हो रही होती हैं और सभी इन्हें बेस्ट विशेस ही देने लगे थे। इसके बाद ही चीज़ें सीधा इसका हाथ पकड़ता हुआ मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए ही आ गया होता है। और इसी सीन के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।